पहलगाम का जो हमला हुआ उसमें गलती किसकी थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आपने चूक मानी, सरकार ने कहा कि चूक थी, तो इसके लिए आपने जिम्मेदार किसको ठहराया और फिर जिम्मेदारी अगर आपने तय कर दी तो किसका रेजिग्नेशन आपने लिया। जी, आपने कल प्रधानमंत्री को सुना होगा, शायद हम सबकी तरह आपको भी इंतजार होगा कि आखिर कब उनका चेहरा हमें देखने के लिए मिलेगा और कब उनकी आवाज सुनने के लिए मिलेगी। उनका संबोधन एक चुनावी प्रचार के भाषण जैसा था। जो पहले होता रहा है वही आज भी होगा, आगे भी होगा। हम बालाकोट को नहीं भूले हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं भूले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव का मुद्दा बनाएगी और बिहार के चुनाव में इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेगी। देश ये जानना चाहता है कि अमेरिका भारत और हिंदुस्तान के मामले में पंचायत क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये इजाजत किसने दी है कि वो हमारी डिग्निटी के साथ इस तरह का खेल करे। भारत सरकार में इतना दम क्यों नहीं है कि वो खड़े होकर जोर से इस बात को कहें कि इस पूरे वाकये में ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, किसी तीसरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। भारत और पाकिस्तान ने आपस में मिलकर यह समझौता किया। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं डीबी लाइव। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। देश को इंतजार था कि कब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। लंबे इंतजार के बाद, बहुत सारे कह सकते हैं कि क्रिटिसिज्म के बाद आखिरकार वो देश के सामने आए। उनके अपने फेवरेट टाइम 8 बजे, और उन्होंने देश को 22 मिनट तक संबोधित किया। जो उन्होंने कहा वो तो आप सबने सुन लिया होगा, लेकिन जो उन्होंने नहीं कहा और जो सवाल जनता के जहन में थे और हम जैसे पत्रकारों के जहन में थे, वो अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं। सवाल ये कि पहलगाम का जो हमला हुआ उसमें गलती किसकी थी, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। आपने चूक मानी, सरकार ने कहा कि चूक थी, तो इसके लिए आपने जिम्मेदार किसको ठहराया और फिर जिम्मेदारी अगर आपने तय कर दी तो किसका रेजिग्नेशन आपने लिया। वो कौन लोग थे जो पहलगाम में आए और वो कौन लोग थे उनके बारे में आप बताइए। वो आए, उन्होंने हमला किया और वो चले गए। क्या ये जो आपने पाकिस्तान पर अटैक किया, क्या उसमें वो आतंकी मारे गए जिन्होंने 26 निर्दोष लोगों की जान ली? इसके अलावा देश ये जानना चाहता है कि अमेरिका भारत और हिंदुस्तान के मामले में पंचायत क्यों कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को ये इजाजत किसने दी है कि वो हमारी डिग्निटी के साथ इस तरह का खेल करे। और सामने आकर जब देश को, या तो हिंदुस्तान को या पाकिस्तान को या दोनों को आकर ये बताना चाहिए था कि अब हम दोनों देशों ने मिलकर, या फिर एक देश के प्रेशर से दूसरे देश ने सीज फायर का ऐलान किया है, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आकर बाकायदा तौर पर दुनिया के सामने ये क्यों बताया। और ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने जा रहे थे, उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर धमकाया क्यों, ये क्यों कहा कि मैंने ये कहा था कि अगर युद्ध नहीं रोका तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक देश जिसके ऊपर आतंकी हमला हुआ है, दूसरा देश जिसने आतंकी हमला किया है या उसके घर में पनप रहे आतंकियों ने हमला किया है, उन दोनों को एक साथ एक पलड़े पर क्यों रखा जा रहा है। दोनों देशों को ग्रेट नेशंस क्यों कहा जा रहा है, यानी कि जो आतंकियों को पाले और दूसरे देश पर उससे हमला कराए वो, और जो मजलूम है यानी कि जिसके ऊपर हमला हुआ है वो अमेरिका की नजर में दोनों एक हैं। जब प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया था तो उन्होंने चाइना और अमेरिका के बारे में बात क्यों नहीं की। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि अमेरिका जो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है विदेशी मीडिया के जरिए कि उन्होंने हमारे कई विमान राफेल तक उन्होंने मार गिराया है, उसका खंडन क्यों नहीं किया गया। और अब उसके ऊपर आप ये देखिए कि अब तक प्रधानमंत्री नदारद थे। वो बिहार में नजर आए, आंध्र प्रदेश में नजर आए, केरल में नजर आए। जब मुश्किल वक्त में देश था तो वो नदारद थे और चंद सेकंड्स की वीडियोस उनके सामने आती थी और उसके बाद बस हो गया, और उसके बाद हेडलाइंस जो हैं वो मीडिया चैनल्स को दे दी जाती थी। कल से वो लगातार नजर आ रहे हैं। आज वो आदमपुर एयरबेस पर भी नजर आए। अब ये बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। ये तिरंगा यात्रा एक पार्टी क्यों निकाल रही है, ये पूरा देश इसका हिस्सा क्यों नहीं है। जब पूरे देश ने इस मुश्किल घड़ी में मिलकर दूसरे देश को एक तरह से हराया, अगर आप ये कह रहे हैं कि हरा दिया है या पूरे देश का साथ दिया, तो वो इस सेलिब्रेशन का हिस्सा क्यों नहीं है। आखिर देश में वो सेलिब्रेशन क्यों नजर नहीं आ रहा है जो उनके ऊपर तिरंगा यात्रा करके
थोपा जा रहा है। आज इसी सब पर हम चर्चा करेंगे, इस सब पर हम बात करेंगे। क्या हमारे देश की डिग्निटी को दांव पर लगाया गया है? अमेरिका कौन होता है ये सब कुछ करने वाला? चीन और पाकिस्तान के नेक्सस के बारे में हम बात करेंगे और 70 से ज्यादा देशों की यात्रा करके आ चुके हैं हमारे प्रधानमंत्री के साथ, हमारे देश के साथ उनके एक तरह से अध्यक्षता में, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने देश इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े थे। आप देख सकते हैं हमारे साथ यशवंत सिन्हा जी मौजूद हैं, पूर्व विदेश मंत्री, वित्त मंत्री रह चुके हैं, देश के सबसे कद्दावर नेताओं में उनका शुमार होता है। बहुत बेबाकी से वो अपनी बात को रखते हैं। ही डज नॉट मिन्स हिज वर्ड्स एट ऑल। तो आज जो आप सुनेंगे वो बिल्कुल खरा सोना होगा। यशवंत जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद। जी, आपने कल प्रधानमंत्री को सुना होगा, शायद हम सबकी तरह आपको भी इंतजार होगा कि आखिर कब उनका चेहरा हमें देखने के लिए मिलेगा और कब उनकी आवाज सुनने के लिए मिलेगी। एक प्रधानमंत्री है वो। आपने जब उनको कल सुना, उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या? आपको लगा कि एक स्टेट्समैन की लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज, उनकी हाव भाव, उनकी बातचीत, उनके कहने का अंदाज और जो बातें उन्होंने कही और जो बातें उन्होंने नहीं कही? अभी जो प्रारंभ में आपने जो जितनी बातें कही हैं बुशरा जी, उससे मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ। जैसे आपके मन में प्रश्न उठ रहे हैं, उसी तरह मेरे मन में भी प्रश्न उठ रहे हैं। पहले इस मत के थे कि मोदी जी को देश के सामने आना चाहिए और देश को संबोधित करना चाहिए। कल उन्होंने इस कमी को पूरा किया और देश को संबोधित किया, लेकिन उनका संबोधन एक चुनावी प्रचार के भाषण जैसा था और जितना कुछ हुआ था पिछले 4-5 दिनों में, जितनी घटनाएं घटी थी, भारत सरकार की तरफ से जो भी कहा, उनकी बात मेल नहीं खाती थी और वाहवाही अपनी बखान करके और बहुत सारी बातें अनकही छोड़कर उन्होंने अपना भाषण समाप्त कर दिया। फिर आज हम लोगों ने सुना उनको आदमपुर एयरबेस पर, जैसा आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकालने जा रही है, तो वी आर बैक टू ए फैमिली। जो पहले होता रहा है वही आज भी होगा, आगे भी होगा। और वो क्या होता रहा है? हम बालाकोट को नहीं भूले हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं भूले हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको चुनाव का मुद्दा बनाएगी और बिहार के चुनाव में इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास अलावा दूसरा कोई लक्ष्य होता ही नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान के साथ भी जो कुछ हुआ वो इस बात को ध्यान में रखकर किया गया कि चुनाव में इसका कैसे फायदा उठाएं। ये अत्यंत तकलीफ की बात है। एक भारतीय के नाते मैं बहुत ही आज दुखी हूं, बहुत कष्ट में हूं। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने भी इस बात की ओर इशारा किया, इस पूरे घटना चक्र की शुरुआत पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे हुई, जिसमें 26 निर्दोष लोग मारे गए, बहुत क्रूरता के साथ मारे गए और सारा देश सरकार के साथ खड़ा हो गया, मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। पूरा कश्मीर मोदी जी के साथ खड़ा हो गया, भारत सरकार के साथ खड़ा हो गया। और विपक्ष की जब भी मौका मिला उन्होंने कहा हम सरकार के साथ हैं। उन्होंने खुली छूट दी, लेकिन इसका बदला लेना चाहिए। और फिर हमने देखा कि क्या हुआ। बात शुरू हुई थी आतंकवाद से
आज बात आके कहाँ गिरी, कहाँ खत्म हो रही है? कश्मीर के मुद्दे पर। अब मैं उस दिन बैठ के टीवी देख रहा था, क्योंकि मैं चाहता था कि पल पल की जो खबरें हैं वाकिफ रहूं। तो अचानक मैंने देखा कि ट्रंप साहब का ट्वीट आ गया कि सीज फायर हो गया दोनों देशों के बीच में। अब एक भारतीय के नाते मुझे उस दिन इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म हुई आई कि भारत की घोषणा करने के बजाय, या भारत पाकिस्तान को मिलकर घोषणा करने के बजाय कि हमने सीज फायर कर दिया। ये अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होता है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गया, और उसके बाद बात वहीं तक नहीं रुकी। मोदी जी जब कल अपना भाषण समाप्त कर दिए तो उसके बाद ट्रंप का फिर से बयान आया और उसने कहा कि उनको कहा कि हम ट्रेड बंद कर देंगे, और अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि ट्रेड का देखो हमने कैसे बढ़िया उपयोग किया है। तो आखिर इसके बारे में जैसा आपने कहा कल या आज अपने भाषणों में, मोदी भारत सरकार में इतना दम क्यों नहीं है कि वो खड़े होकर जोर से इस बात को कहें कि इस पूरे वाकये में ट्रंप का कोई लेना देना नहीं था, किसी तीसरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था। भारत और पाकिस्तान ने आपस में मिलकर यह समझौता किया। अब वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की नौबत आई क्या? बात जब उसकी नौबत आएगी। अब ट्रंप एक और बात कह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैंने हस्तक्षेप करके सीज फायर नहीं कराया होता तो मिलियंस वुड हैव बीन किल्ड, मिलियंस, लाखों लोग मारे जाते। लाखों लोग बंदूक की गोली से नहीं मरते हैं, तोप के गोले से भी नहीं मरते हैं। लाखों लोग मरते हैं जब परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाता है। तो किस बात की ओर इशारा कर रहा है कि हम परमाणु अगर नहीं थे तो साफ कहा जाए कि नहीं थे। हमारा डॉक्ट्रिन आप जानती हैं, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो था, जो अटल जी के टाइम में तय हुआ था, वो क्या है? वो यह है कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, लेकिन हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, पहले इसका उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर न्यूक्लियर हमला किया तब उस देश की हस्ती को मिटाने की कोशिश करेंगे। ये तो आखिर ये सब क्या हुआ क्या? अब मोदी जी देश में घूम घूम कर इस पर भाषण देंगे। भारतीय जनता पार्टी इसको दोहने की कोशिश करेगी। They'll milk it fully in order to win an election in Bihar. इससे घटिया बात मैं मानता हूं कि नहीं हो सकती है, क्योंकि देश की सुरक्षा इलेक्शन का इशू नहीं है। सुरक्षा की इशू होती तो सारा विपक्ष क्यों खड़ा होता सरकार के साथ? इस मौके पर सब लोग अपना राग अलापते। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरा जो घटना चक्र हुआ उसमें पाकिस्तान को आईएमएफ ने लोन दे दिया, हमने उसका विरोध किया, और वोटिंग जब हुई तो हमने एब्सटेन किया। भारत के साथ कितने लोगों ने एब्सटेन किया? कितने देशों ने आईएमएफ में एब्सटेन किया? और हमने जब एब्सटेन किया तो दुनिया भर में स्पष्ट संदेश गया कि भारत अकेला है। पाकिस्तान के साथ तुर्की खड़ा है, पाकिस्तान के साथ अजरबैजान खड़ा था, और हम जानते हैं कि पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा था, जो भी उसका वक्तव्य। भारत के साथ कौन खड़ा था इस पूरे मामले में?
एक देश का नाम बताइए जो भारत के साथ खड़ा। नेपाल तक ने हमको नसीहत दी कि डीएस्केलेट करो, युद्ध को रोको। एक देश भारत के साथ खड़ा नहीं था। और मोदी जी गए, विदेशों में कितना दौरा किया, अभी आपने बताया। सारे विश्व के नेताओं से मिलते थे तो उनको गलबहियां लगाते थे। ऐसा लगता था कि ऐसा चमत्कारिक प्रधानमंत्री, खास करके विदेश मामले के मामले में, आज तक कोई हुआ ही नहीं है। और जब मौका आया तो हमारे साथ एक एक देश खड़ा नहीं हुआ। जी। यशवंत जी, क्या आपको लगता है कि ये हमारे देश की डिग्निटी के जी जी आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं पहले कह चुका कि आतंकवाद से हटके ये जो है वो आ गया कश्मीर पर, भारत पाकिस्तान के रिश्ते पर। और जैसा आपने कहा कि जो आताताई है, जो अग्रेसर है, जो आतंकवाद को पनपाता है, आतंकवाद को एक्सपोर्ट करता है, आज उसी के साथ हम खड़े हो गए। डी-हाइफेनेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सारी सरकारों का एक मजबूत प्लैंक हुआ करता था कि हम पाकिस्तान के साथ जोड़ के भारत को नहीं देखने देंगे विश्व को। आज हम जाके खड़े हो गए पाकिस्तान के साथ, हाइफेनेशन फिर हो गया। तो हमने क्या पाया? क्या मोदी जी घूमे, देश उनका है जैसे आपका और हमारा है, उनके पास सारे साधन है, हमारे पास तो ये केवल आपका चैनल है। और वो अपनी बात जाके दुनिया भर में, देश भर में कहेंगे और इसका पूरा चुनावी लाभ उठाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। क्या आपको ये सवाल लोग उठा रहे हैं यशवंत जी कि ये सब कुछ जो हुआ, पहले 26 बेकसूर लोगों की जान गई, फिर उसके बाद जब हमने जवाबी हमला किया, उसके बाद पाकिस्तान ने भी हमला किया, एक बार 32 शहर, एक बार 26 शहर, एक और उसके अलावा भी 26 या 28 शहरों को उसने निशाना बनाया। हमारे जो बेकसूर लोग हैं, जो एलओसी के पास रहते हैं, उन लोगों ने अपनी जानें गंवाई, हमारे जवानों की भी शहादत इसमें हुई है। और भी ज़ाहिर-सी बात है, जो चीज़ें छुपाई जा रही हैं, उस तरह का भी नुकसान हुआ होगा। सवाल ये उठ रहा है और देश ये पूछना चाह रहा है कि आखिर इससे हासिल क्या हुआ है हमें? ये एक बड़ा सवाल है जो जिसका जवाब नहीं दिया है प्रधानमंत्री ने। क्या वो ये कह रहे हैं कि हमने आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म कर दिया है? क्या हम मान लें इन 3-4 दिनों में आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म हो गया है? अब कभी भारत पर कोई आतंकवादी हमला नहीं होगा, आपने पूरे आतंकवाद को निस्तनाबूद कर दिया है? और अगर नहीं किया है और ये लड़ाई अगर आतंकवाद के खिलाफ थी, तो बीच में क्यों रोक दी गई और किसके कहने पर रोक दी गई? अगर डीजीएमओ ने फ़ोन किया और अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ कि वो गिड़गिड़ाए और अगर बातचीत से ही ये मामला हल होना था, तो फिर शुरुआत ही क्यों की गई थी इसकी? और दूसरी बात, आप कह रहे हैं टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगी। आपने खुद ही कहा उसी भाषण में कि बातचीत हुई और इसलिए सीज़ फायर हो गया। वही मैंने कहा ना कि इतने सारे सवाल हैं जिनका कोई आंसर हम लोगों के पास अभी नहीं है, क्योंकि वो सारी बातें सामने नहीं आई हैं। मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये उस दिन के अखबार से है जिसमें ये कहा गया है कि डीजीएमओ के बीच में बात हुई एंड sides agreed to a ceasefire. Both sides agreed to a ceasefire. अगर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया, जैसा मोदी जी के शब्दों में पाकिस्तान ने गुहार लगाई, पाकिस्तान ने जब गिड़गिड़ाने का काम किया, गुहार लगाने का काम किया, तो क्यों नहीं हमने कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, वो माफी चाह रहा है और इसलिए हमारे डीजीएमओ अग्री कर गए कि हाँ ठीक है, सीज फायर हो। ये क्यों नहीं कहा गया? और हम जानते हैं स्वभाव जो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, ऐसा मौका मिलता तो क्या वो छोड़ते? पाकिस्तान उनके सामने गिड़गिड़ाता तो क्या वो छोड़ते? इस बात को दुनिया के सामने, देश के सामने नहीं बताते कि देखो पाकिस्तान हमारे सामने आया है। और हमारे डीजीएमओ मीडिया को बताया गया, उसमें ये थोड़ी कहा जाता केवल कि बोथ साइड्स एग्री टू अ सीज फायर।
ये कहा जाता, जैसा आज मोदी जी कह रहे हैं कि डीजीएमओ पाकिस्तान begged for a ceasefire and we magnanimously agreed, ये वो कहते, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जिसमें कि बिल्कुल सच्चाई का सहारा लेना चाहिए। उसको अगर आप किसी और दूसरी तरह से पेश करेंगे तो इट लैक कन्विक्शन, उस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी, यशवंत जी, जो आप विदेशी मीडिया को शायद आप देख रहे होंगे, चाहे वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, टेलीग्राफ की बात करें, सीएनएन की बात करें, जिस तरह का नैरेटिव पाकिस्तान बनाने में अपने लिए कामयाब रहा है। उसने क्लेम किया कि उसने राफेल मार गिराया, उसने क्लेम किया कि कई और लड़ाकू विमान उसने मार गिराए हैं, उसने कहा कि वो सबूत भी पेश कर रहा है। और उसके बाद हमने ये देखा कि शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार अपने देश को संबोधित किया। उन्होंने विक्ट्री स्पीच दी और पूरे देश में उनके जश्न का माहौल देखने के लिए मिला। कोई देश हमारे साथ आकर खड़ा नहीं हुआ। इसको क्या आप शर्मिंदगी की तरह देखते हैं या कैसे देखते हैं? अगर पाकिस्तान एक छोटा-सा मुल्क, एक अदना-सा देश, अपना नैरेटिव अगर विदेशी मीडिया में बनाने में कामयाब रहता है और उनकी हेडलाइंस पाकिस्तान के इर्द-गिर्द अगर घूमती हुई नज़र आती हैं, तो ये किसका फेल्योर माना जाएगा? जाहिर है कि हम लोगों का फेलियर है। हम देश के भीतर अपना नैरेटिव कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत आज के दिन क्या है? गोदी मीडिया। हमारे देश की गोदी मीडिया मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई उनकी ताकत नहीं है, दुनिया का समर्थन उनकी ताकत नहीं है, गोदी मीडिया उनकी ताकत है। और गोदी मीडिया को मैनेज कर रहे हैं। गोदी मीडिया जो कहेगा वही जनता तक पहुंचेगा और गोदी मीडिया के आधार पर, गोदी मीडिया की सहायता से वो चुनाव जीत। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कर रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या कर रहा है और फाइनेंशियल टाइम्स लंदन क्या कर रहा है, इससे हमको क्या लेना देना? इस मुल्क में कितने लोग पढ़ते हैं इन अखबारों को, और फॉर दैट मैटर कितने लोग अंग्रेजी अखबारों को पढ़ते हैं? इसलिए इनकी हमको चिंता क्यों करनी चाहिए? आफ्टर ऑल हमने बहुत मैसिवली पंचायत का चुनाव जीता ना असम में, तो हमको किसी बात की चिंता नहीं है। हम जो भी हमारी असफलता हो, हमारा फेलियर हो, जी। उसके हमको जो भी नुकसान हो उसकी हमको कोई चिंता नहीं है। हम गोदी मीडिया के सहारे इस देश में जितने चुनाव होंगे वो सब हम जीतेंगे, ईवीएम के सहारे जीतेंगे, इलेक्शन कमीशन के सहारे जीतेंगे। बस यही एक मकसद बचा, और अब वो शुरू हो गया। मोदी जी जो इतने दिनों तक छुपे हुए थे, देश के सामने नहीं आ रहे थे, जो कि ऑल पार्टी मीटिंग में भी नहीं गए, अब वो देखिए मोदी जी कितने एक्टिव हो गए हैं। कल उन्होंने देश को संबोधित किया, आज जो आदम आने वाला है उस दिन पता ही नहीं और क्या जाएंगे और उनका क्या क्या प्रोग्राम बनेगा। यू जस्ट वेट एंड वॉच। दिस होल एकदम आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है और ऑन अ वेरी सीरियस नोट यशवंत जी, कि आप राहुल गांधी की वो स्पीच वायरल हुई जहां उन्होंने ये कहा कि अब तक हमारी पॉलिसी ये रही कि हमने कभी भी पाकिस्तान और चीन को एक साथ नहीं होने दिया। ये हमारी हमेशा से पॉलिसी रही। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान जितना उछल रहा है या जो उसे थोड़ी बहुत कामयाबी मिली है या जो वो दावे कर रहा है, उसमें सच्चाई और कितना झूठ है उसकी बात हो सकती है। लेकिन वो कहीं न कहीं चाइना से उसको जिस तरह का सपोर्ट मिला है, क्योंकि वो हमारा भी पड़ोसी है, उस पर वो पूरी तरीके से उछल रहा है। बाकायदा तौर पर अगर चाइना जो है भी इसको सेलिब्रेट करे, ये हमारे लिए कितनी खतरनाक बात है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप विदेश मंत्री रहे हैं, आपने एक लंबा दौर इस देश में देखा है, वित्त मंत्री रहते हुए, विदेश मंत्री रहते हुए, देश का सांसद रहते हुए। अभी जो फिलहाल हो रहा है और जहां हम डिप्लोमेटिकली खड़े हैं, उसको आप कैसा देखते हैं? क्या इसको भी आप हार के तौर पर देखते हैं? देखिए, मैं राहुल गांधी जी से थोड़ा अलग हूं इस मामले पर कि पाकिस्तान और चीन का एक साथ आना
पिछले 10 वर्षों की बात नहीं है। इनफैक्ट आपको याद होगा जब किसिंजर चीन गए थे, तो वो कहाँ से गए थे? वो पाकिस्तान से उड़ के गए थे चीन। तो पाकिस्तान की बराबर ये कोशिश रही है, उठाकर देखें, पाकिस्तान की बराबर ये पॉलिसी रही है कि जहां से उसको थोड़ा भी फायदा नजर आएगा वो इस तरफ उस तरफ हो जाएगा। तो पहले सियाटो, सेंटो इस तरह के ग्रुपिंग्स में शामिल हो गया था, फिर यूएस के पीछे लगा रहा बहुत दिनों तक, और फिर जब चीन ताकतवर हुआ तो चीन के साथ हो गया। और आज मजबूती के साथ चीन और पाकिस्तान तो ये बार बार कहते हैं कि वी आर जॉइंट थ्रू माउंटेन्स एंड रिवर्स एंड वैलीज। आज के दिन का गठजोड़ है, और चीन ने इसमें ये जो भी हुआ, पाकिस्तान के साथ हमारी हॉस्टिलिटीज हुई, उसमें चीन ने तो डी एस्केलेशन की बात की, उनका बयान बिल्कुल ठीक ठाक रहा, लेकिन चीन ने कभी रोका पाकिस्तान को कि हमने जो तुमको इक्विपमेंट दिया है, आर्म्स सप्लाई किया है, उसका उपयोग भारत के खिलाफ मत करो? ऐसा नहीं किया उन्होंने। और पाकिस्तान के ऊपर कोई भी दबाव बनाया हो, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि चाइना ने सुनहरा मौका है जब हमारे मिलिट्री हार्डवेयर का टेस्ट बैटल में हो जाएगा, जो हुआ। तो इसलिए ये खतरनाक जोड़ी बन गई है पाकिस्तान और चीन की। भारत के लिए बहुत खतरा है, इसलिए कि हम सब फ्रंट पर नहीं लड़ सकते हैं। और चीन के सामने तो खैर अब उस बात को मैं क्या कहूं कि कहाँ हम खड़े हैं, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो या सामरिक क्षेत्र हो। जी बिल्कुल। यशवंत जी, ये तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है, क्या जो हम सेलिब्रेशन पाकिस्तान में देख रहे हैं, बार-बार पाकिस्तान की बात करनी पड़ी है, ज़ाहिर-सी बात है, 2 मुल्कों का मामला है इसलिए। जो सेलिब्रेशन हम वहाँ देख रहे हैं, वो सेलिब्रेशन हिंदुस्तान में देखने के लिए क्यों नहीं मिल रहे हैं? वो हिंदुस्तान जो अगर पाकिस्तान से एक मैच हो और वो मैच अगर हम पाकिस्तान से जीत जाएँ, तो सड़कों पर आकर वो नाचने लगते हैं, पटाखे और बम फोड़ने लगते हैं और सेलिब्रेशन का एक लंबा दौर चलता है। अगर जिस तरह से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमने जीता है और हमने उनकी औकात उनको दिखा दी है, तो वो खुशी देश की जनता में क्यों नहीं नजर आ रही है? ये जो फोर्स नेशनलिज्म है, ये क्यों जनता के ऊपर थोपा जा रहा है इस यात्रा के साथ? क्योंकि देश की जनता सच्चाई जान गई है। देश की जनता ये समझ गई है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ, युद्ध हुआ या फायरिंग हुई या जो कुछ हुआ, उसमें एट बेस्ट ड्रॉ रहा, मैच हम जीते नहीं। तो किस बात का सेलिब्रेशन? और ड्रॉ जो है वो पाकिस्तान के लिए जीत है, क्योंकि भारत पाकिस्तान में इतना अंतर था, और अंतर है कई मानों में आज भी, कि पाकिस्तान हमारे सामने कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मैं आपको बताऊं कि हम लोग जब सरकार में थे उस समय भी तनातनी हुई पाकिस्तान के साथ, और कई देश वो हाइफेनेशन करने लगे और आपस में जोड़ के देखने लगे भारत और पाकिस्तान को। और मुझे याद है कि मैंने कहा था एक इंटरनेशनल ऑडियंस को कि आई फील डिमिनिश्ड एज एन इंडियन इफ यू कंपेयर इंडिया एंड पाकिस्तान। कहाँ इंडिया और कहाँ पाकिस्तान? आप क्यों कंपेयर कर रहे हो? क्या मतलब है? लेकिन आज वही नया नॉर्मल क्या हुआ मैं नहीं जानता हूं, बट ये द न्यू हाइफेनेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जी। आप इसको मोदी की हार मानते हैं या इससे देश की डिग्निटी को भी बहुत बड़ा धक्का लगा है? जिस तरह की इमेज हमारी बिल्ट हुई है, खास तौर पर जब कोई बड़े देश हमारे साथ आकर खड़े नहीं हुए, बल्कि अमेरिका एक तरह से धमकाता हुआ हमें नजर आ रहा है, और इसका जवाब हमारे देश के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री कोई भी नहीं दे रहे हैं। दे भी नहीं सकते हैं, वो देने की स्थिति में नहीं है। इमीडिएटली कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए था ना ट्रंप को।
लेकिन कहाँ आज तक किसी ने किया ट्रम्प को कॉन्ट्रडिक्ट? बहुत बहुत कमजोर आवाज में हमने कहा कि नहीं, हम थर्ड पार्टी मीडिएशन नहीं स्वीकार करेंगे, हम किसी न्यूट्रल प्लेस में नहीं जाएंगे बातचीत करने के लिए। ये बहुत ही दबी जुबान में भारत सरकार के प्रवक्ता ने इस बात को कहा है। तो हम ताकत कहां दिखा रहे हैं ट्रम्प के सामने? हम ट्रम्प को दो टूक क्यों नहीं कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जी आप गलत हैं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अच्छा, मैं आपसे कहता हूं कि सीज फायर की बात, अगर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज में सीज फायर की बात हुई और तय हुआ तो ट्रम्प को कैसे पता चला तुरंत? और उसके बाद क्या वो कोई 100 मीटर का रेस था कि ट्रम्प दौड़ के फर्स्ट हो गया और पाकिस्तान सेकंड हो गया, हम थर्ड हो गए? क्योंकि सबसे अंत में हमने इस बात को कहा। ये ऐसी बातें नहीं चलती हैं। हमको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि मोदी जी का जो होल अप्रोच था टू फॉरेन पॉलिसी, एंड ही थॉट डिप्लोमेसी कैन बी रिप्लेस्ड बाय हगोप्लसी। हम लोगों को गलबहियां लगाएंगे, हक करेंगे, तो हमारे साथ फंडामेंटल एरर ऑफ जजमेंट। और आज उनकी फॉरेन पॉलिसी तार तार हो गई है देश के सामने, और इसलिए देश की जनता अगर खुशी मनाए तो किस बात की मनाए? पूरे देश में आज एक इंप्रेशन ये है कि ये लड़ाई हमारे पक्ष में नहीं गई। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जो भी कहे, इसलिए पाकिस्तान में मोदी जी, क्या मोदी की इमेज को भी इससे धक्का लगा है? वो जो 56 इंच की बात किया करते थे, घर में घुसकर मारेंगे, विश्व गुरु, और उन्होंने तो और भी बहुत सारी उपाधियां अपने नाम की हुई हैं। क्या उस सबको धक्का लगा है? क्या आपको लग रहा है कि वो लोगों के सामने एक तरह से कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, क्या उस तरह से अब हो गया है उनके साथ? मुझे लगता है कि मुझे जो आसपास के वातावरण से, लोगों से बातचीत करने से पता चल रहा है कि भारत की जनता बहुत निराश है। भारत की जनता को ये कतई उम्मीद नहीं थी कि ये मामला आकर यहाँ रुकेगा, और भारत की जनता खामोश है। मैं मानता हूँ कि मोदी जी की इमेज को बहुत बड़ा धक्का लगा है। वो ऑलरेडी पिछले लोकसभा चुनाव में 303 सीटों से घटकर 240 पर आ गए। ये बैसाखी पर टिकी हुई सरकार है, और सारे नैरेटिव को कंट्रोल करने के बावजूद, गोदी मीडिया के बावजूद, जो इम्प्रेशन गया है लोगों में, वो मोदी जी के पक्ष में नहीं गया है। मोदी जी की कमजोरी उजागर हो गई है, और जैसा मैंने आपसे कहा, उनकी छवि को घोर धक्का लगा है। जी, क्विक 2-3 सवाल और मेरे हैं आपसे। यशवंत जी, आप जब विदेश मंत्री थे, आप जब सरकार में थे, जब अटल जी की सरकार थी, आपने यूपीए की भी सरकारें देखी हैं, तब से और अब की विदेश नीति में आप क्या फ़र्क देखते हैं? क्यों नहीं अब हमारे साथ वो जो देशों का सपोर्ट होना चाहिए, हम इतना बड़ा बाज़ार भी हैं, हम इतना बड़ा कंट्री हैं, 140 करोड़ का हम देश हैं, हम एक ताकतवर देश हैं। तो वो हमारे साथ जो खड़ा होना चाहिए था उन देशों को, और पाकिस्तान को जो अलग-थलग होना चाहिए था, वो क्यों नहीं हो पाया है? देश तो अभी भी वही है, उतना ही बड़ा बाज़ार है, सब कुछ है। 11.5 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। आपने भी सरकारें इतनी देखी हैं और आप खुद उसका हिस्सा एक विदेश और वित्त मंत्री के तौर पर रहे हैं। क्या फ़र्क देखते हैं आप तब में और अब में? देखिए, अभी बहुत दूर अगर हम पास्ट में नहीं जाते हैं, तो कारगिल का युद्ध हुआ था जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी दूसरे लोगों के साथ मिल रही थी। कारगिल में क्या भारत अलग थलग पड़ा था? कारगिल में वी कंट्रोल्ड द नैरेटिव एंड द वर्ल्ड वाज विथ इंडिया। पूरा विश्व भारत के पक्ष में खड़ा था। कहीं पर भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ। छोड़ दीजिए पाकिस्तान के कुछ
चंद मित्र हैं उनको, क्योंकि सही बात का सही ढंग से हमने जवाब दिया, दुनिया के देशों ने इसको स्वीकार किया। इस बार हम नैरेटिव नहीं कंट्रोल कर पाए। हमने पता नहीं ब्रीफ किया कितने एम्बेसडर्स और हाई कमिश्नर्स को, लेकिन ऑब्वियसली हमको लगता है कि हम उनको कन्विंस नहीं कर पाए कि हम सही हैं, पाकिस्तान गलत है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि अपार्ट फ्रॉम हाइफिनेशन जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ, सबसे जो तकलीफ की बात मुस्लिम से बात शुरू हुई, पहलगाम से शुरू हुई और आके खत्म हुई भारत पाकिस्तान के रिश्ते के साथ और कश्मीर के मसले के साथ। कहां से चले थे, कहां पहुंच गए। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बिल्कुल बेहद तकलीफ़देह बात है। और हर दिन देखिए प्रधानमंत्री आएँगे, जाएँगे, सरकारें आएँगी, गिरेंगी, लेकिन एक देश जो है वो हमेशा से था और रहेगा, और उसकी डिग्निटी जो है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, और उसकी डिग्निटी के साथ जुड़ी होती है जो उसके देश के नागरिक होते हैं उनकी भी डिग्निटी। उन सबके साथ एक तरह से ऐसा लगा कि पल भर में खिलवाड़ कर दिया गया, कि अभी हमें लग रहा है कि नहीं इस बार तो आर-पार होगा, या जो भी कुछ ज़ाहिर-सी बात चाहता है, क्योंकि ये कोई मसले का हल नहीं है। लेकिन अगर कोई देश हम पर थोप रहा है तो ज़ाहिर-सी बात है हम लड़ेंगे, हम बताएँगे कि हम कितने ताकतवर हैं। लेकिन वो सब भी होता हुआ नज़र यहाँ पर नहीं आया है, वो साफ तौर पर दिख रहा है। आखिरी सवाल मेरा आपसे यशवंत जी, यहाँ से फिर आप आगे क्या होता देख रहे हैं? क्या इसके बाद आप क्या देख रहे हैं? बार-बार ये कहा जा रहा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जारी है। हम ये देख रहे हैं कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग हर रोज़ की जा रही है। जो एलओसी के पास जो लोग रहते हैं, उनकी जान अभी भी खतरे में है। उनके लिए जंग टली नहीं है, जंग उनके लिए अभी भी बरकरार है। वो लगातार भागते घूम रहे हैं इधर से उधर, जिसका ज़िक्र प्रधानमंत्री ने नहीं किया। श्रद्धांजलि भी उन्होंने नहीं दी। किसी शहीद के घर पर वो नहीं गए, किसी विक्टिम के घर पर वो नहीं गए, वो पहलगाम नहीं गए, वो मणिपुर नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें तो देश देख रहा है। आप कितना भी गोदी मीडिया जो कभी कराची पर अपने कब्ज़े में कर रहा था, कभी इस्लामाबाद अपने कब्ज़े में कर रहा था, वो लोगों ने देखा, और कितनी किरकिरी हुई वो सब भी देखा। यहाँ से आप कहाँ जाते हुए देख रहे हैं इस पूरे मामले को? यहां से मैं देख रहा हूं कि ये चुनाव की तरफ जाएगा। हुँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र जो है दैट हैज टेकन ओवर, और जबरदस्त आप आने वाले दिनों में देखिए जबरदस्त झूठा प्रचार होगा। और हम कम करके नहीं आके गोदी मीडिया को, क्योंकि हुँ, ये एक ही मीडिया चैनल कितने लोग देखते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन गोदी मीडिया, अखबार और टेलीविजन चैनल्स, ये सारे के सारे एक ही स्वर में बोलेंगे कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, पता नहीं इस बात को मैंने पहले कहा कि नहीं, कि द मोमेंट हमने देखा कि ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा कर दी, तो मैंने उसी समय ट्वीट किया बिना एक पल गवाए कि मोदी जी जीत गए, पाकिस्तान हार गया। बिकॉज आई न्यू इसके बाद चलेगा कि मोदी जी जीत गए, पाकिस्तान हार गया, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो। लेकिन हम जानते हैं कि सरकार की यही आदत है, इस पार्टी की यही आदत है। अफसोस है कि बिल्कुल। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। एक सवाल जो मेरे ज़हन से रह गया था यशवंत जी, आपने विदेश सचिव जो हैं जिन्होंने बहुत डिग्निटी के साथ अपनी तमाम बातों को लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए रखा, उनके परिवार को कि जिस तरह से ट्रोलिंग मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ट्रोलिंग बहुत छोटा-सा वर्ड है, जिस तरह से मॉन्स्टर्स की तरह, ज़ॉम्बीज़ की तरह उनके परिवार के पीछे जिस तरह से लोग पड़े, और उसके बाद सरकार की तरफ से किसी तरह से उनको डिफेंड नहीं किया गया, या उनके हक में एक भी ट्वीट तक भी नहीं किया गया। आप इसको कैसे देख रहे हैं? पहले एक शहीद की पत्नी जो है, उनको उनकी इस तरह से ट्रोलिंग हुई कि उनको पूरी तरीके से बेइज्जत किया गया, और क्या-क्या शब्द हैं जो उनके लिए नहीं इस्तेमाल किए गए। और अब विदेश सचिव उनके लिए, जो कि महज़ जो सरकार कहती है उसी की ब्रीफिंग करते हैं, उनकी बेटी, उनकी पत्नी के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, उसको आप कैसे देखते हैं?
देखिए, आज के अखबार में मैंने एक खबर पढ़ी कि त्रिपुरा में किसी ने गृह मंत्री के बारे में कुछ अपशब्द कहे त्रिपुरा में, और वो गिरफ्तार हो गया तुरंत। इसका मतलब क्या हो कि पुलिस हरकत में आई, उसको पकड़ लिया। उस विधवा के बारे में क्या क्या बातें नहीं कही गई, फॉरेन सेक्रेटरी उनके परिवार के बारे में क्या क्या बातें नहीं करी गई। आपने कहा कि एक सोशल अकाउंट बंद हुआ, सरकार ने आदेश किया कि इन सब सोशल अकाउंट्स को बंद करो जो इस तरह की का गाली गलौज कर रहे हैं। सरकार की तरफ से, जैसा आपने कहा, एक बयान आया नहीं आया, किसी के ऊपर एफआईआर हुआ नहीं हुआ। ये तो सरकार के कंट्रोल में इन सब बातें हैं ना, तो क्या कहा जाए? इसका मतलब यही हुआ कि इट इज द बीजेपी की ट्रोल आर्मी जो है वही इसके पीछे। भारत सरकार उस ट्रोल आर्मी को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, तो कैसे उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? एक बहुत भयानक एस्पेक्ट है इस पूरे प्रकरण का जो हमको देखने को मिला, और बहुत ही शर्म के साथ सिर झुकता है जब आदमी सोचता है कि इस तरह की घटना हमारे देश में घट रही है। जी, मोदी जी अपने ये ऑल पार्टी मीटिंग और संसद के ऑल पार्टी मीटिंग में तो आए नहीं, उससे क्यों बच रहे हैं, क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, जबकि विपक्ष तो ऑलमोस्ट सरेंडर की स्थिति में है, और विशेष सत्र क्यों नहीं बुला रहे हैं? विशेष सत्र की बात तो छोड़िए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब रेगुलर सत्र होगा पार्लियामेंट का, तो क्या उसमें चर्चा की जाएगी? इन 4 दिनों की चर्चा होगी क्या? देखिएगा, मैं भी देखूंगा कि रेगुलर सत्र में भी चर्चा होती है कि नहीं। क्या इस पर अगर समीक्षा मोदी जी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए यशवंत जी? जब करगिल हुआ था तो समीक्षा रिपोर्ट पेश की गई थी, क्या इसकी कोई समीक्षा रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए? क्या हुआ, कैसे करगिल हुआ, हुआ था किसका फेलियर है, क्या है? करगिल हुआ था तो आपको याद होगा कि वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई थी। वो चारों लोग कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सदस्य थे, मैं भी था उसमें, और हम चारों लोगों ने बहुत लोगों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट तैयार की कि कहीं कहाँ कहाँ खामियां रह गई, कैसे उन खामियों को दुरुस्त किया जा सकता है, भारत का स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट इस तरह का मामला आएगा तो कैसे उसका मुकाबला करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जहाँ तक मुझे याद है, 2 वॉल्यूम्स में उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सरकार को दिया, और जनता के सामने जो कॉन्फिडेंशियल नहीं था, कॉन्फिडेंशियल निकाल के उसको पेश किया गया। वो एक पारदर्शिता का उदाहरण था। अब हम देखते हैं कि कौन सी पारदर्शिता आज के दिन सरकार दिखाती है। जी, बिल्कुल। उम्मीद तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि पुलवामा को लेकर भी अब तक कोई रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। वो आरडीएक्स कहाँ से आया था, क्या कुछ हुआ था? सत्यपाल मलिक ने जितने सवाल उठाए थे, उनमें से किसी सवाल का भी कोई जवाब नहीं मिला है। विपक्ष ने जो उठाए थे, उनका भी सवालों का जवाब नहीं मिला। अब पहलगाम हो गया है, इसके बाद भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन वो सवाल जो है तमाम तरीके से नदारद हैं। अभी कुछ सुनने के लिए मिल रहा है तो सिर्फ मोदी मोदी, और आगे अब ये शुरुआत हो चुकी है। अब तक ये हो रहा था कि सेना के साथ पूरा देश खड़ा है, सेना का शौर्य, सेना ने अपना जज्बा दिखाया और पूरा देश उनके साथ था। अब इसको स्लोली शिफ्ट किया जा रहा है सेना से मोदी पर, क्योंकि आगे बिहार का इलेक्शन है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत जी, आपने अपना वक्त दिया, आप हमारे साथ जुड़े। आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? मैं कहना चाहता था कि मोदी जी सेना की टोपी भी लगाई है, तो आधी सेना तो मोदी जी हो ही गए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कह रहे हैं आप। बहुत-बहुत शुक्रिया यशवंत जी आपका, अपना कीमती वक़्त देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद, और शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार।